हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 हिंदी में आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका भैया 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, 50 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, ये 50 अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया तो इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे और 20 नंबर जो आप लोगों का है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। भैया 20 में 20 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लो, 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं ये 100% पेपर में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉपी पेन लेकर बैठना, हर एक क्वेश्चन नोट कर लेना और आप लोग उसका रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो देखने के बाद आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा और ये 50 ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर, वायरल पेपर, गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बुक, हर जगह से मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और आप ये 50 ऑब्जेक्टिव जरूर तैयार कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी है ना, उसके 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 20 नंबर है ना मेरे प्यारे रसगुल्लों, 20 में 20 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और आपके 2026 बोर्ड में 100% आएगा। अगर आपने ये पूरा 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया ना तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, जो शुक्ल युग है ना, पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं, मतलब जो शुक्ल युग है उसके जो निबंधकार हैं वो कौन है। ठीक है, एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पक्का हो जाएगा। बस आपको यही इतना बताना है भैया कि शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं वो कौन है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए है भैया कमलेश्वर, या बी वाला ऑप्शन है वियोगी हरि, या सी है भैया मोहन राकेश, या डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को भैया पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो भैया इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है भैया वियोगी हरि जी। कौन है, वियोगी हरि जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना कि वियोगी हरि जो है वो कौन है, शुक्ल युग के निबंधकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। दूसरा क्वेश्चन है भैया निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। जो निर्मला उपन्यासकार है उसके रचनाकार कौन है। सभी को पता होगा भैया निर्मला उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। जल्दी से बताओ, बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि भैया जो हमारा निर्मला के जो रचनाकार हैं वो कौन है भैया, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी हैं भैया, प्रेमचंद्र, जिनकी जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गोदान है, गबन है, निर्मला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इनका दो और रचना तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है, गोदान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गबन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो रचना और तैयार कर लेना, हो सकता है कि गोदान बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो वो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, नोट कर लो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भैया अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर जो रचना है वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर भैया आपके पास ए वाला है, यानी कि एकांकी है, या बी है संस्मरण है, या सी है भैया नाटक विधा है, या डी है भैया आत्मकथा। भैया अपनी खबर, अब इसमें विधा बताना है। आप कहोगे सर विधा का मतलब क्या होता है। देखो विधा का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो वो है क्या, निबंध है, कहानी है, या एकांकी है, या आत्मकथा है। ठीक है, बहुत सारी आप कहानी पढ़ते हो, बहुत सारा आप नाटक पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है भैया अपनी खबर जो है वो क्या है,
आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है मेरे प्यारे लाडलो? आत्मकथा विधा की रचना। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है जो अपनी खबर है। ठीक है, 3 में 3 क्वेश्चन तैयार हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो बिल्कुल सही करके आओगे ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इन चारों में आपको बताना है भैया रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, भैया अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है, बट हमें नहीं वाला बताना है तो ये हमारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति के 4 अध्याय, ये तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मतलब हमारे रामधारी सिंह दिनकर की, तो ये वाला भी हमारा गलत है क्योंकि हमें नहीं वाला। आजाद शत्रु मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आजाद शत्रु जो है वो किसकी रचना है? आजाद शत्रु भैया किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। विधा कौन सा? नाटक विधा। और रचना किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपका ये भी है तो हमें नहीं वाला बताना, तो क्या है? आजाद शत्रु जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगर इसमें आ जाए भैया रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो अब आपकी ऑप्शन एक ही इसमें से दे दे भैया संस्कृति के 4 अध्याय, तो याद रखना कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर भी है एंड रेती के फूल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है भैया। जो गुनाहों का देवता है वो किसकी रचना है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है अज्ञेयी, सी है भैया जयशंकर प्रसाद, डी है जैनेन्द्र कुमार। तो भैया आप लोग बताओ कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भैया? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती है भैया जो गुनाहों का देवता है उसके रचनाकार या फिर लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पाचांग दर्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तैयार कर लोगे भैया। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं या सदल मिश्र जी हैं, लल्लू लाल हैं या फिर हमारा ईसा अल्लाह खां हैं? तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं, मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। तो यहां आपका 6 में 6 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो छोड़कर बिल्कुल मत आना। ठीक है, नोट कर लो। फिर हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव यानी कि 7 नंबर ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भैया 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि जो आकाशदीप है, आकाशदीप के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ आकाशदीप के लेखक कौन है? अब मैं आपको बता दूं कि जो भैया आकाशदीप है ना उसके लेखक कौन है। उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि जो भैया इसके लेखक है ना जयशंकर प्रसाद जी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे आकाशदीप हो गया, चंद्रगुप्त इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो भैया चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त भी बहुत ज्यादा फेमस रचना है। ठीक है, तो भैया जितना मैं आपको बता रहा हूं बढ़िया से तैयार करो। आंसू भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, आंसू भी इन्हीं की रचना है, झरना भी इन्हीं की रचना है, कामायनी भी इन्हीं की रचना है। तो ये इतनी रचना जो है भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना तैयार कर लेना। ठीक है, एक ही ना तैयार करना, आकाशदीप भी है अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, स्कंदगुप्त किसकी है, झरना जो झरना है, आंसू है, कामायनी है, तो सब जो है भैया किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की प्यारी प्यारी रचनाएं हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो ये तो भैया आकाशदीप ना तो भैया अमरकांत की है, ना तो रामचंद्र शुक्ल की है, ना तो निराला की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का। लेकिन ये भी आप तैयार कर लेना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आप तैयार करना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी, तो ये वाला हो गया ना। इसके साथ साथ इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भैया 8वां नंबर, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं या फिर हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, प्रेमचंद जी हैं या जयशंकर प्रसाद? सभी को पता होगा। अगर आप लोग भैया हमारी क्लास देखे होंगे तो मैंने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, पहले भी ये वाला क्वेश्चर फणीश्वर नाथ रेणु यानी कि मैला आंचल, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया ना। अब तो आप लोग भैया हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे क्योंकि अब आप लोग इतना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो ना जो डायरेक्ट हिंदी के पेपर में आएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को वही करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आए।
ठीक है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। भैया विधा बतानी है, जल्दी से बताओ कि किस विधा की रचना है जो सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा कहानी है या फिर हमारा उपन्यास है या संस्मरण है या फिर हमारा भैया निबंध है। तो भैया याद रखना कि सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो हमारा एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध जो है एक उपन्यास है। अगला ऑब्जेक्टिव आ जाओ, रस मीमांसा के लेखक हैं। देखो रस मीमांसा के लेखक कौन है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह दूं कि हर साल बोर्ड में आता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और रचना इन्हीं की तैयार करना, जो रस मीमांसा किसकी रचना है, सभी को पता होगा, पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्लास 10 में पहला ही चैप्टर है। तो ये तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट को भी पता होगा अगर पढ़ाई कर रहा है तो। ठीक है, एक रचना और इनका तैयार करना, दो रचना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक रचना इनका पूछा था चिंतामणि। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि जो गुनाहों का देवता है वो किस विधा की रचना है। भैया इसमें यही पूछ रहा है कि गुनाहों का देवता जो है, गुनाहों का देवता जो है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, अब आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी विधा या उपन्यास विधा या नाटक विधा या फिर हमारा निबंध विधा। तो गुनाहों का देवता मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना कि वो जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, ना तो कहानी है, ना तो नाटक है, ना ही हमारा निबंध है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ 12 नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। देखो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया है, गुनाहों का देवता और त्यागपत्र। पहले आप गुनाह करो फिर आप त्यागपत्र दो। ठीक है, मतलब त्यागपत्र का मतलब आप उसको त्याग करो। ठीक है, तो याद रखना कि दोनों जो है साथ में रहेंगे और दोनों जो है क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। तो ना तो गुनाह करो ना तो त्यागपत्र दो। ठीक है, अच्छे से रहो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भैया त्यागपत्र जो है ना तो जीवनी है, ना तो नाटक है, ना तो निबंध है, ये है उपन्यास विधा की रचना। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना, हर एक क्वेश्चन नोट करना। ठीक है, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा कोई भी स्टूडेंट छोड़कर मत आना, हर एक क्वेश्चन आपको करना, एक भी नंबर छोड़कर मत आना बोर्ड एग्जाम में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, मतलब स्मृति की रेखाएं ये किस विधा की रचना है। अब आप लोग भैया एक बात कमेंट करो कि इसके लेखक कौन है, लेखक या कवि जो भी हूं। ठीक है, जीवनी विधा या संस्मरण या भेंट वार्ता या नाटक। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं जो है वो हमारा एक संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है, संस्मरण विधा की रचना है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ 14 नंबर, निम्नलिखित में से कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। भैया इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, जल्दी से बताओ चारों में से किन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर है सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या महादेवी वर्मा को। जल्दी से बताओ भैया, आप ये बताओ राष्ट्र कवि इसमें से कौन है। राष्ट्रपिता तो सभी को पता है भैया, महात्मा गांधी जी हैं। राष्ट्र कवि भी बता दो तो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है भैया राष्ट्र कवि का सम्मान। किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन तक नोट कर लो। 15 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखो 15 नंबर पे है घनानंद किस काल के कवि हैं। भैया घनानंद जी किस काल के कवि हैं। ये सारा 50 के 50 तैयार होना चाहिए। अगर ये 50 तैयार कर लिया 20 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है। ठीक है, पेपर देकर आना, वीडियो खोल लेना, एक एक क्वेश्चन मिला लेना, तब आप कहना सर बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, तो अभी आप देखो तैयार करो। घनानंद किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के हैं, भक्ति काल के या फिर हमारा आदि काल के, रीति काल के। तो ये भैया हमारे रीति काल के कवि हैं। ठीक है, आदि काल के नहीं है, भक्ति काल के नहीं, आधुनिक काल के भी नहीं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, पद्माकर हैं, देव हैं या मतीराम हैं या केशवदास। तो भैया हमारे केशवदास जी हैं। किसके, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास जी हैं। तैयार कर लेना 16 में 16 ऑब्जेक्टिव, एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, नोट कर लो। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या पूछ रहा है भैया, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता। देखो मैं आपको बता दूं कि एक बात याद रखना कि जैसे आपकी जैसे छायावाद है, छायावाद की विशेषता और कवि,
दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। और एक रीतिकाल है, रीतिकाल का भी भैया विशेषता और कवि दोनों तैयार होना चाहिए। एक प्रगतवादी युग है, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, ये ठीक है। इसके इन तीनों चारों का तो बहुत जरूरी है कि आप कवि, जो कवि हैं वो कौन है, और विशेषता एक दो विशेषता जरूर तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति का मानवीकरण, यथार्थ चित्रण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या रूढ़ि के प्रति विद्रोह की भावना। तो भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका होगा प्रकृति का मानवीकरण। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा? किसने भैया राहों का अन्वेषी कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे यही पूछ रहा है कि किसने राहों का अन्वेषी कहा था। ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन ने, या भवानी प्रसाद मिश्रा ने, या अज्ञेयी ने, या फिर हमारा रामविलास शर्मा ने। जल्दी से बताओ किसने कहा था भैया? अज्ञेयी जी ने। कौन कहा था? सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी जी ने कहा था, ठीक है। याद रखना, तार सप्तक का नाम आए तो अज्ञेयी का नाम आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला आ जाओ 19 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये वाला ऑब्जेक्टिव अकेले है तो इसलिए भैया ध्यान रखना कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले ये तो देखो कि भैया जो निम्नलिखित में से रीतिकाल की कलावधि है, रीतिकाल की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है? अगर आपसे यही पूछ ले भैया कि शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है, तो बता पाओगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या बताओगे? तो पढ़ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले रीतिकाल का पढ़ो। 1643 से 1843, या 1343 से 1643, या 743 से 1343, या फिर 1843 से आज तक। देखो ध्यान से समझो, इसका जो होगा वो हमारा है भैया ये वाला, कि जो हमारा 1643 से 1843 तक 200 साल तक था, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपको शुक्ल युग की पूछे तो क्या बताओगे? गुरुजी हमें आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो तैयार कर लो ना, पहले देखो ये वाला तैयार कर लेना कि भैया रीतिकाल की जो है 1643 से 1843 तक, और इनका जो है 1919 से 1938 तक, ध्यान रखना 1938 तक, ठीक है, 1938 तक, ठीक है। तो ये वाला दोनों तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ भैया 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, हरिओद ने, या फिर नागार्जुन ने। सभी स्टूडेंट को पता होगा भैया कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? भैया मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भैया साकेत की रचना की थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ भैया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का नहीं, सिया शरण गुप्त का नहीं, श्रीधर पाठक का नहीं, ये वाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है भैया। कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोग नोट कर लो। 21 में 21 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 95 आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। भैया लोकायतन के रचनाकार हैं भैया, लोकायतन वेरी इंपॉर्टेंट। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर हमारे भैया महादेवी वर्मा जी। जल्दी से बताओ लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो भैया लोकायतन की जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो तैयार कर लेना 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। तब 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है इन चारों में से आपको ये बताना है जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप है, या युगवाणी है, या प्रेम वाटिका, या फिर हमारा छड़दा। जल्दी से बताओ कौन सी है भैया रचना सुमित्रा नंदन पंत की? तो युगवाणी है। कौन सा है? युगवाणी जो है वो भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया। ये सब हर साल बोर्ड में आता है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देगा अगर तैयार कर लिए। आगे आ जाओ भैया 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। इन चारों में से आपको ये बताना
बताना है कि छायावाद युग के कवि कौन से हैं। दादू दयाल हैं, सुमित्रानंद पंत, नारेंद्र शर्मा या कुतुबन। तो भैया हमारे जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो हैं भैया कौन, हमारे छायावादी युगीन हैं, छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है भैया, ये सेम क्वेश्चन है बट आप लोग भैया अभी मैंने बताया है तो अब मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, कि जो हमारा सुमित्रानंद पंत की रचना है ये अभी जस्ट मैंने बताया है, तो हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने अभी बताया है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो सुमित्रानंद पंत की रचना है वो कौन सा, ज्ञानदीप है या युगवाणी है या प्रेम वाटिका या छड़दा। जल्दी से कमेंट करो, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, बस अगला आ जाओ भैया, 26 नंबर ऑब्जेक्टिव। यामा के रचयिता कौन है भैया, 26 नंबर, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। यामा के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा या मीराबाई या फिर हमारा अशोक वाजपेयी। तो यामा के हर स्टूडेंट को पता होगा कि भैया हमारे महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं यामा के रचयिता। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी। अगला आ जाओ, आंगन के पार द्वार के रचयिता, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, जल्दी से बताओ। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन अज्ञेय जी या फिर हमारा मुक्ति बोध या फिर हमारा राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कौन है। तो हमारे ये हैं, मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन अज्ञेय जी हैं भैया। तब मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है भैया, निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है, कौन सी विशेषता है जो रीतिकाल की है। ठीक है, रीतिकाल आपको छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी ये सब तैयार करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, बुक में आप जाके तैयार करो। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों है भैया हमारा जो रीतिकाल है उसकी विशेषता। ठीक है, तो हमारा का और इसको खा कर लेना, का खा दोनों। ठीक है, और ये वाला नहीं है, तो हमारा का खा दोनों है। ध्यान रखना, श्रृंगार रस की प्रधानता तो भैया रीतिकाल में है, भर भर के श्रृंगार रस भरा हुआ है हमारे रीतिकाल में। ठीक है, श्रृंगार रस का मतलब जैसे सजावट वगैरह भैया बहुत ज्यादा है हमारा रीतिकाल में, तो ध्यान रखना। तो हमारा ये भी है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला 29 नंबर, रसिक प्रिया के रचनाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। रसिक प्रिया के रचनाकार वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य केशवदास हैं या भैया आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव या भिखारी दास। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सभी को पता होगा कि आचार्य केशवदास जी जो हैं, आचार्य केशवदास जी वो हमारे रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। अगला आ जाओ भैया, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो भैया प्रेमचंद्र हैं, यशपाल या भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल। तो भैया इसके जो हैं भैया प्रेमचंद्र जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। भैया हंस पत्रिका के संपादक याद रखना कि भैया बहुत ज्यादा आपको प्रेमचंद्र जी को माना जाता है, और भी बहुत सारे लोगों ने संपादन किया था बट जो मेन है वो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा या यशपाल या फिर हमारे वृंदावन लाल वर्मा। तो हमारे जो है यशपाल भगवती चरण वर्मा जी हैं वो कौन है, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है भैया, भगवती चरण वर्मा। देखो भूले बिसरे चित्र जो है वो एक क्या है, हमारा उपन्यास विधा है। ध्यान रखना, अगर विधा है तो याद रखना कि उपन्यास विधा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आ जाओ, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर, पासे पंच, पासे प्रेमचंद्र। ध्यान रखना, ठीक है, प्रेमचंद्र और पासे पंच, तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र जी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और भी हमारे रामचंद्र शुक्ल नहीं है, यशपाल भी नहीं है और राजेंद्र शर्मा भी नहीं है। अगला आ जाओ, 33 नंबर ऑब्जेक्टिव, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं भैया यशोधरा के रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा के। अब आ जाओ भैया व्याकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा आसान भी होता है। अगर व्याकरण में 10 नहीं ज्यादा 5-6 टॉपिक हैं, अगर आप पढ़ लो तो 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आपने भैया एक चीज अस्थाई भाव ही पढ़ लिया ना, रस का अस्थाई भाव ही पढ़ लिया तो आपका जहां तक काल 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां करुण रस का अस्थाई भाव, अगर 2 ज्यादा आता है, एक तो हास्य रस आता है, हास्य रस, और एक करुण रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना,
हंसने का मतलब होता है कोई भी अगर आप पंक्ति पढ़ो, अगर आपको हंसना आ जाए तो वो हमारा हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। क्या होता है? हास्य ही होता है। क्या होता है? हास्य ही होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक का मतलब होता है रोना। रोने का मतलब होता है जब आपका कोई मनचाही चीज नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, कोई भी लोगों की मृत्यु हो जाए, अब रोना धोना आ जाए तो भैया शोक हो जाएगा। ठीक है, तो वो करुण रस क्या होगा? शोक होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अगर एग्जाम्पल भी आए और आपको लगे कि इसमें शोक है, रोना धोना है, तो याद रखना कि हमारा करुण रस है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, मड़ी खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीर्ष अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब इसमें क्या है? मड़ी खोई मतलब अपनी मड़ी को खोकर वो अपने भुजंग अर्थात सिर को पटक रही हैं, तो इसका मतलब शोक है। ठीक है, बस तैयार कर लेना। आगे आ जाओ। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर ध्यान से देखो भैया। भूले बालों सी कर्तन, भूरे बालों सी की कर्तन। तो अब यहाँ एक बात याद रखना, सी शब्द आ गया ना, सा सी ये सब शब्द आ जाए, ध्यान रखना भैया उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। अगर मनहु जनहु, ध्यान रखो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, मनहु जनहु, ठीक है, और मनो जनो, मनहु जनहु मनो जनो, ठीक है, ये सब शब्द आ जाए तो याद रखना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो याद रखना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर मन मन हूं जन जन हूं ये सब शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहां हमारा कौन सा है? भूरे बालों की सी कर्तन, छिपा नहीं उसका छोटापन उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया भैया रूपक तो होगा नहीं। ठीक है, उसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, अगर तुलना किया जाए तो रूपक अलंकार। तो उत्प्रेक्षा तो बहुत आसान होता है, अभी आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देख लेना। ये भी नहीं है, हमारा उपमा अलंकार है। अगला आ जाओ भैया। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जब आप छंद को पढ़ते हो तो जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, गति कहते हैं, लय कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जब आप छंद पढ़ते हो तो उसमें जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है, यति कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आ जाओ भैया। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, 37 नंबर है भैया। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभ्यास शब्द में हमारा किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखो, अब इसमें हमारा उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे जुड़ना। ठीक है, आगे जुड़ना। ठीक है, आगे जुड़ना, तो आगे जुड़ा हुआ है, लेकिन भा भी आपको लेना है। ठीक है, तो आ भी नहीं है, अब भी नहीं है, अभी है। क्या है? अभी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी है। अब कहोगे सर यहाँ तो छोटा और आधा भा आया हुआ है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे अभी आपका आएगा, इसका उपसर्ग। आगे आ जाओ भैया। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास है भैया? पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। पंचतंत्र भैया यहाँ क्या एक गिनती आया हुआ है, अर्थात 5 आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 5 आया हुआ है। तो ये कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास है, या दीर्घु समास है। क्या है जो हमारा पंचतंत्र है? पंचतंत्र में कौन सा समास है भैया? दीर्घु समास है। कौन सा है? दीर्घु समास है। आप कहोगे सर दीर्घु समास क्यों है? क्योंकि अगर पंचतंत्र मतलब 5 आ गया ना, पंच के आगे 5, अगर आ गया जैसे चौराहा, मतलब 4 आगे 4 आ गया, तो मतलब जिसमें गिनती वगैरह है वो ध्यान रखना हमारा क्या है? दीर्घु समास। 2 ही समास है, एक दीर्घु समास, तो ये तो आपको पता चल गया। आप कहोगे सर द्वंद्व का भी कोई ट्रिक बता दो, वो तो बहुत आसान है। जैसे आपका है माता पिता, तो इसमें हाइफन लगा रहेगा, बीच में हाइफन या फिर और, माता और पिता। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा क्या? हमारा ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे आ गया सर मैडम, तो इसमें कौन सा समास है भैया? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये हमारा 38 ऑब्जेक्टिव हो गया। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। 39 नंबर भैया। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं, या फिर हमारे आकाश के हैं, या राजा के हैं, या बादल के हैं? तो सूर्य का पर्यायवाची है। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची है। ठीक है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो भैया युवाम। अगर आप थोड़ा सा याद करोगे युवाम की विभक्ति और वचन, तो आपको पता चलेगा युवाम में क्या है? वा और मा, लास्ट में क्या है? वाम, यानी कि ये क्या है? द्वितीय विभक्ति, हमारा प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तैयार कर लेना। ठीक है, विभक्ति और वचन 2 1 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको तैयार कर लेना। यहां से हमारा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और आपको हर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग 41 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो ध्यान से देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से,
देखो यहां पूछ रहा मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, ठीक है। उपयुक्त में किस प्रकार का आपका ये वाच्य है, ठीक है। वाच्य आपको बताना है। ये चीज यहां आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसको हटाओ। यहां आपको वाक्य में जो है वाच्य बताना है। अब वाच्य में जो आप लोगों का है यहां ऑप्शन में एक चेंज कर देता हूं, ठीक है। जैसे सरल सरल नहीं, आपको लिखना है कृतवाच्य। देखो एक तो बताना है कर्तावाच्य, ठीक है। एक ऑप्शन आप लोग कर्तावाच्य या कृतवाच्य कर लेना, एक आप लोग कर्मवाच्य कर लेना। क्या कर लेना? कर्मवाच्य, ठीक है। दो ऑप्शन आप चेंज कर लो, क्रमवाच्य, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस आपके पास दो हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि ये वाला आप तो होगा नहीं, मिश्रित नहीं होगा, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं होगा। आप बताओ कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य, या फिर हमारा ये कर्तावाच्य? तो कर्तावाच्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ द्वारा शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यहाँ द्वारा शब्द आया हुआ है। अगर द्वारा शब्द आया हुआ है तो याद रखना कि वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ध्यान रखना कि वो जो हमारा होगा कर्मवाच्य होगा। आप कहोगे सर कर्मवाच्य क्यों होगा? आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पैसिव एक्टिव वॉइस पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्मवाच्य जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ कर्मवाच्य। अब जब हम पैसिव यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका मतलब होता है द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। यहां सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गई, इसमें आपको बताना उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का आपको वाक्य बताना है। इसमें आपका कौन सा वाक्य है, ठीक है। यहां वाला ऑप्शन यहां कर दिया था, ठीक है, तो वो मैंने आपको सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ऑप्शन नंबर क्या है? सरल होगा या मिश्रित होगा या संयुक्त होगा या प्रश्नवाचक? तो सूरज निकला यानी कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गई, तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें भैया दो वाक्य है क्योंकि और शब्द से जुड़ा हुआ है, संयुक्त हुआ है, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्योंकि जब आप और लगाओगे यानी कि दो आपके वाक्य आपस में जुड़ गए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भैया। आपका 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन है या हमारा बगीचा है या तुम है या फिर सच है, यानी कि सच्चा है। तो भैया इसमें याद रखना तुम जो है, तुम याद रखना कि जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ही सी दिस दैट, ये सब सर्वनाम होता है। वैसे इसमें तुम, वह, वे, ठीक है, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। आगे आ जाओ। 45 नंबर, तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा। तालाब का क्या होगा? तत्सम रूप। समुद्र नहीं होगा, तड़ाग, ठीक है, तड़ाग होगा। ध्यान रखना ये वाला हमारा सही है। तड़ाग झील भी नहीं होगा, महासागर भी नहीं होगा, तो तड़ाग हो जाएगा भैया तालाब का तत्सम रूप तड़ाग, ठीक है। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव, 46 नंबर ध्यान से देखो। 46 नंबर, सतदल उत्पल वरीज के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची है? सतदल उत्पल वरीज। कपड़ा का है, गुलाब का है, कमल का है, सूरजमुखी, तो कमल का है। किसका है? कमल। कमल का पर्यायवाची है क्या? सतदल उत्पल वरीज, सतदल उत्पल वरीज, ठीक है। हमारा किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है। आगे आ जाओ भैया। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार? मैंने बताया था भैया अगर मनु मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब शब्द आ जाए भैया आंख मूंद के यार उस पर अच्छा अलंकार, अलंकार पे ठोक दो, ठीक है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि वो पर अच्छा अलंकार हमारा सही है, ठीक है। अब जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, तो मनो, मनो शब्द है ना, मनो नीलमण शैल प्रापति प्रभात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनो शब्द आ गया, मनो शब्द आ गया भैया उत्तप्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है भैया, हरिमुख मनहु में हमारा उत्तप्रेक्षा अलंकार होगा। आगे आ जाओ। ये आप लोग भैया बताओ, ये आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है भी ट्रिक कि पंचवटी अर्थात आगे क्या आया? 5 आया है, तो बताओ कौन सा हमारा समास होगा? क्योंकि पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, ठीक है। तो पंच आ गया, पंच मतलब 5, तो बताओ मैंने आपको बताया था कर्मधारय होगा, बताओ जल्दी से, कर्मधारय होगा? नहीं। दीर्घु होगा? हाँ दीर्घु होगा, ठीक है। द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि यहां पंच मतलब 5 आया हुआ है, तो यह हमारा क्या होगा? दीर्घु होगा, ठीक है, दीर्घु होगा। ध्यान रखना दीर्घु। जैसे अभी मैंने एक और आप लोगों को बताया था, ठीक है, एक और जैसे आपका कुछ भी आ जाए, अगर आगे भैया गिनती आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा। आगे देखो मैंने ये भी बताया था, हान लाभ, हान और लाभ, ठीक है, हानि और लाभ आप लिख सकते हो, और लगा के ये हाइफन हटा के और लिख सकते हो, तो हानि और लाभ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, वो भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा 49 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आगे आ जाओ, लास्ट ऑब्जेक्टिव अर्थात 50 नंबर ऑब्जेक्टिव भैया सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। इसका तत्सम बताना है सुहाग। सुहाग का मतलब क्या होता है? सुहाग मतलब होता है जो स्त्रियां सुहागन होती हैं, ठीक है। अब वो स्त्रियां सुहागन हैं तो उसका क्या है? उनका भैया सौभाग्य है कि वो क्या है? सुहागन हैं। तो सुहाग का तत्सम रूप क्या होगा? सौभाग्य, कि भैया जिनका सौभाग्य है उनके मतलब जो स्त्रियां सुहाग, अर्थात सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सौभाग्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। आपको अगर एक दो क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो आप लोग कमेंट करना, साथ में आप लोग भैया वीडियो को दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है यार पेपर के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे भैया इतना क्वेश्चन तैयार कर लो। और जितने स्टूडेंट भैया अभी तक भैया टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग भैया टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जो है टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो है टॉपर बैच अभी इसकी मतलब फीस बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोग जल्दी से हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो। सरमन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और इस नंबर पे हमें कॉल कर लेना 99 18 86 31 96, ठीक है। इसी पर आप हमें कॉल कर लेना। आप लोग इसी पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल करना, सब्सक्राइब भी करना, 50 के 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।